नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे उत्तराखंड की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि उत्तराखंड असेंबली में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली और केंद्र ने यह भी कहा है कि 10 मई को उत्तराखंड में यानी उत्तराखंड असेंबली में फ्लोर टेस्ट होगा और वो सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट की निगरानी में यह फ्लोर टेस्ट होगा। केंद्र ने पहले ही इस बात के इशारे दे दिए थे, चूंकि 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह पूछा था कि आप क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। तब मुकुल रोहतगी जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये इशारे दिए थे कि केंद्र इसके लिए तैयार है और यही जाकर के व्यवस्था बनी। लेकिन दिलचस्प बात इसमें यह है कि जो 9 डिस्क्वालीफाई विधायक हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। हरीश रावत की मुश्किलें जो ज्यादा बढ़ी हुई थी आसान नजर आ रही हैं। इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड असेंबली में 10 मई को फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, शुक्रवार को यह आदेश दिया है। लेकिन इसमें दिलचस्प पहलू यह निकल करके सामने आया है कि 9 डिस्क्वालीफाई विधायक इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इससे यह माना जा रहा है कि हरीश रावत की मुश्किलें आसान हो सकती हैं 10 मई को। वैसे 10 मई को देखने वाली बात होगी। इसमें एक व्यवस्था यह भी दी गई है कि 2 घंटे के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा, जब 11 बजे से फ्लोर टेस्ट की शुरुआत होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले देखते हैं एक पैकेज। उत्तराखंड में अब शक्ति परीक्षण होगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सहमति जता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सदन में विश्वास मत हासिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। खास बात यह भी रही कि कांग्रेस के 9 अयोग्य विधायक विश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी है। विश्वास मत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई की तारीख तय की है। सुबह 11 बजे बहुमत परीक्षण का समय निश्चित किया गया है। इस दौरान 2 घंटे के लिए राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए पूर्व सीईसी या पूर्व न्यायाधीश को पर्यवेक्षक बनाए जाने की बात कही है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विश्वास परीक्षण के लिए मतदान के अलावा विधानसभा में अन्य कोई चर्चा नहीं होगी और मतदान की कार्यवाही पूरी तरह से शांति एवं बिना व्यवधान के होनी चाहिए। वहीं हरीश रावत ने फैसले का स्वागत किया है और साथ ही ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दल बदलुओं को लेकर स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा है। हरीश रावत ने उम्मीद जाहिर की है कि विधायक उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए मत देंगे। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। इससे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे और उन्हें 29 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर लागू हो गया। बहरहाल अब ये कहना आसान होता दिखाई दे रहा है कि 10 मई को होने वाले शक्ति परीक्षण के बाद उत्तराखंड में छाया सियासी संकट का बादल छट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हाँ, तो क्या उत्तराखंड में जो सियासी संकट चल रहा था वो खत्म होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। चूंकि 10 मई को फ्लोर टेस्ट होना है, हरीश रावत यही मांग भी कर रहे थे। आपको याद होगा कि नैनीताल हाईकोर्ट के डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया था और कहा था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन अवैध है और फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। हरीश रावत को यह मौका मिलना चाहिए। इसके अगेंस्ट में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते हुए राष्ट्रपति शासन को बहाल किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो चीजें निकल करके वहां से आ रही थी, उससे यह अंदाजा लगाना काफी आसान होता जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मौके पर केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि आखिर वहां फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने ये इशारे दे दिए थे कि वहां फ्लोर टेस्ट के लिए केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन व्यवस्था भी बनाए रखा जाना चाहिए वहां। तो कुल मिलाकर के अंदाजा पहले से था, लेकिन शुक्रवार
के दिन तस्वीर पूरी तरह से साफ होती नजर आई और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश निर्गत कर दिया कि वहां फ्लोर टेस्ट होगा, यानी उत्तराखंड असेंबली में फ्लोर टेस्ट होगा। हरीश रावत को यह मौका दिया जाएगा। क्या माना जाए, हरीश रावत फ्लोर टेस्ट में कामयाब होंगे या फिर सियासी संकट के जो बादल मंडरा रहे हैं वो कायम रहेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करते हैं, अपने मेहमान का तारुफ करा दें, उनका परिचय करा दें, उनका इंट्रोडक्शन करा दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप द्विवेदी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप द्विवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप द्विवेदी, कैसे देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को? उत्तराखंड असेंबली में राष्ट्रपति शासन अपनी जगह कायम और दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट भी, हालांकि 2 घंटे की रिलीफ भी है इसमें। देखिए, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का डिसीजन है काफी महत्वपूर्ण डिसीजन है जी। और एक बार इन्होंने जो पहले फ्लोर टेस्ट की बात कही गई थी, पहले भी 31 मार्च का शायद मुझे याद है कि समय दिया गया था फ्लोर टेस्ट का, जिसको बाद में जिसपे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, तो उसी को कहीं ना कहीं इन्होंने कंटिन्यू किया है। और मुझे लगता है कि ये एक सही तरीका भी है। एक सरकार को, जैसे कांग्रेस से 9 विधायक बागी हुए जबकि इनके पास 36 विधायक थे, और आज की डेट में लीगल प्रोसीडिंग्स में जो हमारे संविधान के हिसाब से अगर 1/3 एमएलए किसी पार्टी के साथ बगावत करते हैं तो वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं या दूसरी पार्टी को समर्थन कर सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो संख्या है वो 12 से कम है, 1/3 से कम है, तो इस पे उसी तरीके से इसी बेस पे हाई कोर्ट ने इनकी सदस्यता भी रद्द की है और इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया है। तो सुप्रीम का जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का बहुत सही है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं होगी और हरीश रावत की जो सरकार है वो आसानी से बहुमत ले लेगी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सत्ता पलट किया गया था उत्तराखंड में, तो उसमें कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ या जो लोग इस सत्ता पलट के पीछे थे उनके लिए एक बहुत बड़ा किरकिरी होने वाला मामला है और उनके लिए काफी निगेटिव। तो क्या माना जाएगा, केंद्र सरकार ने कुछ पाया नहीं बल्कि खोया है यहां? देखिए, इसमें मुझे जो लगता है कि केंद्र सरकार से कहीं ज्यादा उंगलियां कुछ और लोगों पे उठी थी, मुझे लगता है कि उन्होंने ज्यादा खोया है। और केंद्र सरकार की जहां तक की बात है तो केंद्र सरकार की भी कहीं ना कहीं एक भूल थी और कहीं ना कहीं उस भूल का उन्हें पछतावा भी हुआ होगा। लेकिन हालांकि इसमें अभी भी आप 100% नहीं कह सकते हैं कि इन्हें बहुमत मिल जाएगा। अभी काफी समय बाकी है, सोमवार तक का समय बाकी है और सोमवार को देखना है जो कि आंकड़े हैं उसके मुताबिक ये अंदाजा लगाना थोड़ा आसान हो रहा है कि शायद हरीश रावत बहुमत साबित कर दें। उसकी वजह यह है कि 36 विधायकों में से 27 विधायक हरीश रावत के साथ हैं, कांग्रेस के 9 बागी विधायक हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए, निर्दलीय 3 विधायक हैं, यूकेडी के 1 विधायक हैं और इसके अलावा बीएसपी के 2 विधायक हैं। कुल 34 विधायक हो जा रहे हैं। 3, 2, 1, 6, 27, 6 तो 33 हो जा रहे हैं, 33 हो जा रहे हैं। तो 33 विधायक हैं। अगर 70 में से 9 को निकाल दिया जाए तो 61 बचते हैं विधायक। 61 में से ही बहुमत साबित करना है, इसका मतलब 31 चाहिए इन्हें। तो 31 में से 33 इनके पास हैं। तो क्या यह आसान नहीं लग रहा हरीश रावत के लिए? नहीं, देखिए, आप जो कैलकुलेशन कह रहे हैं ऑब्वियसली अगर देखो तो आज के तस्वीर के हिसाब से यही लग रहा है कि बहुमत है और हरीश रावत का कॉन्फिडेंस भी ये कह रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता रातों रात पलटती है, सत्ता में रातों रात समझौते होते हैं और सत्ता में रातों रात कहीं ना कहीं इधर के उधर लोग हो जाते हैं। तो सोमवार तक कहाँ क्या खेल हो इसका कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है अगर किसी ने अभी कुछ दिन पहले डिबेट हो रहा था उत्तराखंड के मुद्दे को लेकर के, तो किसी ने ये बात कही, हमारे गेस्ट थे, कि ये क्रिकेट का गेम है, आखिरी बॉल जब तक फेंकी ना जाए कुछ कह पाना मुश्किल है। क्रिकेट की शायद राजनीति भी यही है, राजनीति भी अनिश्चितताओं का खेल है और जब तक इसमें आखिरी बॉल, जब तक फ्लोर टेस्ट ना हो जाए आप कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है जैसे कि पिछली बार संभावनाएं थी और हरीश रावत ने कहा भी था कि हो सकता है इनके खुद के जो एमएलए हैं वो खुल के इनके फेवर अपोजिट ना जाएं, लेकिन हो सकता है वोटिंग के टाइम पे इन्हें वोट ना दें। तो अब इसमें ये देखना है कि जैसे अभी शायद सुप्रीम कोर्ट ने हाथ उठा के वोटिंग का जो माध्यम रखा हुआ है, लेकिन अगर उसमें कहीं गोपनीय वोटिंग होती है और हो सकता है इनके खुद के विधायक बागी हो जाएं, कुछ इस तरह की भी संभावनाएं बन सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता, हम संभावनाएं और आशंकाएं दोनों अपनी जगह है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ इसमें संभावनाएं और आशंकाएं दोनों तरफ हैं। देखिए, इस समय अगर आप देखिए तो जो सोमवार को वोटिंग होने तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं निर्दलीय या जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और सत्तारूढ़ पार्टी प्लस जो विरोधी पार्टी है उसके लिए कहीं ना कहीं एक घबराहट का माहौल है। अब इसमें कौन किससे आगे निकल सकता है, कौन रेस में अपना दाव अच्छा खेल सकता है। कहते हैं ना साम दाम दंड भेद चारों नीतियों की राजनीति है। अब किसकी ये नीतियां स्ट्रांग रहती हैं वही सत्ता में होगा। जी बिल्कुल। 9 बागी विधायकों की बात न करें तो अधूरा रहेगा मामला।
इन 9 बागी विधायकों के बारे में क्या कहेंगे? विजय बहुगुणा तो बड़ा नाम है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हरक सिंह रावत कैबिनेट मिनिस्टर हैं और भी कई हैं इसमें शामिल। देखिए ये लोग कहाँ हैं अब? देखिए इसीलिए सिर्फ मैं यही आप उत्तराखंड की सियासत की बात कर रहे हैं। हाँ, उत्तराखंड की सियासत में ये लोग कहाँ हैं? यही मैं कहना चाह रहा था कि जो मैंने गोपनीय वोटिंग की बात कही थी कि अगर गोपनीय वोटिंग होगी तो हो सकता है कि कुछ कांग्रेस के विधायक हैं जो खुल के सामने ना आए और इन्हें वोट ना दें। तो इन 9 विधायकों में खासतौर से ऐसा नहीं है कि 9 विधायक महत्वपूर्ण नहीं है, बहुगुणा जी हों और भी जो रावत जी हैं, काफी ताकतवर व्यक्ति रहे हैं और कांग्रेस के अहम ओहदा वाले व्यक्ति रहे हैं। तो हो सकता है कि अब जैसे इनका जो हाईकोर्ट ने इनकी सदस्यता रद्द की है संवैधानिक तौर पे की है, क्योंकि नए जो दल बदल नियम है उसके तहत 1/3 से या उससे अधिक ही विधायक नई पार्टी बना सकते हैं या दूसरे दल में जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से 36 में से इन्हें 12 की संख्या चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 9 है तो कहीं ना कहीं 3 विधायक कम थे, तो इस वजह से इनकी सदस्यता रद्द की गई और इन्हें वोटिंग का राइट भी नहीं दिया गया। तो वो जो डिसीजन है वो 100% डिसीजन सही है और कोर्ट ने अपने सूझबूझ से सही डिसीजन दिया है। लेकिन अब ये दूसरे विधायकों को लेके और कितना अच्छा इनका तालमेल रहता है और वोटिंग वाले दिन कितना अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। कहीं ये 9 विधायक अगर उसमें उधर 3 विधायक को इन्फ्लुएंस कर देते हैं और वोटिंग नहीं देते हैं तो हरीश रावत सरकार अल्पमत में आ जाएगी, और अल्पमत में आने का मतलब फिर बीजेपी लीडिंग पार्टी है उसको मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, बीजेपी लीडिंग पार्टी उसको मौका मिलेगा। ये तो तब होगा जब अल्पमत में हरीश रावत आ जाए। अभी अगर मगर का खेल है, जैसा कि मैंने कहा कि संभावनाएं और आशंकाएं दोनों तरफ हैं। क्रिकेट की तरह गेम हो गया, अनिश्चितताओं का खेल हो गया। जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगी हम और आप कुछ नहीं कह सकते। शायद राजनीति में कमोबेश यही नजीर देखने को भी मिलता है। राजनीति में बेसिकली आखिरी बॉल तक आप नहीं कह सकते कि राजनीति में कौन 6 लगाएगा और कौन बोल्ड होगा, तो वही चीज है। लेकिन 9 बागी विधायकों पे अगर बैन लगाया गया है जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था, इसका मतलब 2 निकल करके सामने आता है संदीप द्विवेदी। एक तो यह है कि इन्होंने बगावत की और बगावत की सजा इन्हें मिली। दूसरी तरफ स्पीकर ने जो फैसला लिया, स्पीकर की गरिमा बरकरार रह गई, उनकी स्पीकर की प्रासंगिकता बरकरार रह गई, क्योंकि इसमें भी सवाल या निशान लगने लगे थे। देखिए स्पीकर ने मुझे लगता है कि जो डिसीजन लिया था सही लिया था, और उसने जो 31 मार्च का शायद फ्लोर टेस्ट का जो डिसीजन दिया था वो भी उसका डिसीजन सही था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर आरोप लगा के राष्ट्रपति शासन लगा और इसके बाद वही बात फिर सामने आई कि दोबारा से फ्लोर टेस्ट का मौका मिला है। तो स्पीकर ने अपनी जगह सही रोल निभाया था, और अगर ये उसी समय फ्लोर टेस्ट हो गया होता तो मुझे लगता है कि इतनी फजीहत भी नहीं होती दोनों पार्टियों की, और इतना ज्यादा वहां पर राजनीतिक संकट भी नहीं रहता। जी बिल्कुल है, राजनीतिक संकट नहीं रहता। लेकिन हम शुरुआत करें, अगर 18 मार्च जहां से ये शुरुआत हुई है, क्या आप मानते हैं कि कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया वहां बागी विधायकों और बीजेपी विधायकों का? देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि बीच में भी आरोप लगे थे कि इसमें बीजेपी से ज्यादा कुछ और लोग हैं जिनका इंटरेस्ट था। जी डायरेक्टली अगर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, जैसे कहा जाता है कि इसमें लोग इनडायरेक्टली रामदेव बाबा का, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के तो है नहीं कि आपको दिक्कत है लेने में, फिर भी हट नहीं सकते, फिर भी किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप ना लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन राजनीति में जैसा सुनने में आ रहा है, न्यूज में भी बीच में आया था कि इसमें रामदेव बाबा के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उनकी वजह से ये पूरा संकट आया, और उनकी कहीं ना कहीं हरीश रावत के साथ पहले अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन बीच में किसी परीक्षण जो इनकी दवाई का हुआ था उसको लेके कुछ इनके बीच में विवाद हुए, और उन विवाद की वजह से रामदेव बाबा ने ये सब कैलकुलेशन करवाया। उस कैलकुलेशन को, क्योंकि रामदेव बाबा आज बीजेपी में एक बहुत महत्वपूर्ण अपना ओहदा रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कद है उनका, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक वक्त था जब हरीश रावत के साथ जुगलबंदी भी थी इनकी। वही आपने देखा था, हरीश रावत जब मुख्यमंत्री बने थे तो बाबा रामदेव की नजदीकियां बढ़ी थी वहां। वही इवन बाबा रामदेव के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर हरीश रावत जी अपना भेजते थे, इस तरह की घटनाएं भी हुई थी। लेकिन अभी बीच में इनकी शायद पुत्र जीवक जो औषधि थी उसको लेके शायद इनकी कुछ तलखियां बढ़ी थी हरीश रावत जी के साथ, और इसके बाद कुछ और चीजों में भी तलखियां बढ़ी, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी, इन्वेस्टिगेशंस बैठा, वहां पे कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि हरीश रावत जी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, तो सिर्फ कहीं ना कहीं वो चीज इन्होंने उसको कैश कराने की कोशिश की। लेकिन अब इसमें एक चीज ये है कि अगर हरीश रावत दोबारा से सीएम बन जाते हैं तो फिर रामदेव जी के लिए दोबारा से ये राजनीतिक संकट बहुत गहरा हो जाएगा, क्योंकि अब तलखियां बढ़ गई। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चलिए ठीक है, ये आप नाम ले सकते हैं, मैं तो ले नहीं सकता। लेकिन अगर उत्तराखंड की सियासत पे नजर डालें, पास्ट में अगर जाएं तो आपको याद होगा कि नवंबर 2000 में उत्तराखंड उत्तरांचल के नाम से गठन हुआ था, हालांकि 2007 में उत्तराखंड बना। चलिए एक अलग मैटर है, लेकिन जब से लेकर के मैंने कई बार ये सवाल किया भी है, बीजेपी के नेताओं से भी, कांग्रेस के नेताओं से भी, और जो भी निष्पक्ष विश्लेषक रहे उनसे भी सवाल किया मैंने कि यहां आखिर ऐसा संकट क्यों सामने आता है बार बार। तकरीबन 7 से 8 मुख्यमंत्री इन 15-16 सालों में,
ये तो बड़ी अजीब बात लगती है। देखिए, मैं आपको एक उत्तराखंड के अलावा भी कुछ स्टेट की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। उत्तराखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पे बहुत जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री चेंज होता है। वहीं नहीं नहीं, वहां तो रमन सिंह लंबे अरसे से हैं। नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं साथ साथ ये दोनों स्टेट झारखंड, लेकिन फिर भी वहां पे भी कहीं ना कहीं एक साथ बने, लेकिन वहां तो लंबे अरसे से हैं। लेकिन कहा जाता है कि फिर भी बीच में वहां पे जो राजनीतिक संकट, झारखंड में अलबत्ता ये कह सकते हैं, झारखंड में, हाँ, झारखंड में बहुत उलटफेर होता है। वहीं आप दूसरा देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जो केंद्र में होता है वहीं उसकी स्टेट में सरकार होती है। तो इसके पीछे देखो, अगर आप झारखंड की और उत्तराखंड की बात करिए तो नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा इन स्टेट्स में है। और कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक पैसे की और इन नेचुरल रिसोर्स का बेनिफिट उठाने की लड़ाई है। और जब कहीं ना कहीं मनी माइंड का गेम होता है तो राजनीति में हमेशा संकट रहता ही है। और उत्तराखंड का, जब से उत्तराखंड का गठन हुआ, एक दुर्भाग्य है कि एक छोटा स्टेट हर तरीके से सक्षम और संपन्न स्टेट और सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। इवन विकास की दौड़ में भी देखो तो सिर्फ राजनीतिक संकट की वजह से आज उत्तराखंड उतना अच्छा डेवलप नहीं जितना हो सकता था, क्योंकि उत्तराखंड के पास सब कुछ अपना है और हर तरीके से अच्छे उसके पास रेवेन्यू सोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उत्तराखंड पीछे है। तो राजनीतिक संकट, क्योंकि एक तो छोटा स्टेट है और दूसरा वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस बहुत है, तो ये दो सबसे बड़े कारण है जो पॉलिटिक्स को वहां पर इन्फ्लुएंस करते हैं। जी, अगर भविष्य की बात की जाए, 2017 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और ये राजनीतिक संकट अपनी जगह, इसमें केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी होती नजर भी आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया इसका अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था, पता नहीं कैलकुलेशन कैसा रहा, वो अलग मैटर है। तो भविष्य में अगर हरीश रावत बहुमत साबित कर देते हैं, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कांग्रेसियों की तरफ से, और आपने भी इस बात के इशारे दिए हैं कि शायद हरीश रावत साबित कर देंगे, चूंकि 9 बागी विधायकों को अलग कर दिया गया है, तो भविष्य की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अगर इस पूरे उलटफेर का अगर आप लॉस और बेनिफिट देखिए तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें लॉस में है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि केंद्र सरकार या मोदी जी के ऊपर इसकी छवि का कोई फर्क पड़ेगा तो वो शायद नहीं पड़ा, क्योंकि बीजेपी के दबाव में हो सकता है थोड़े बहुत प्रेसिडेंट और जो राज्यपाल हैं उन्होंने इस तरह के डिसीजंस लिए हों, लेकिन बीजेपी को इसमें लॉस। प्रेसिडेंट कैसे बीजेपी के दबाव में ले सकते हैं? नहीं, देखिए, प्रेसिडेंट का बेसिकली राज्यपाल जो हाई कोर्ट ने कह दिया महाराजा नहीं, इसका ये मतलब थोड़ी नहीं, महाराजा नहीं होने, नहीं, महाराजा होने के लिए तो कर ले, मान ले, महाराजा होने के लिए तो अगर आपको याद हो तो प्रणब मुखर्जी ने जो सबसे पहले जब शपथ ली थी तो सबसे पहला जो उनका कमेंट आया था वो यही आया था कि मुझसे माय लॉर्ड या ऑनरेबल शब्द का यूज ना किया जाए, मैं भी एक आम नागरिक की तरह व्यक्तियों के साथ रहना चाहता हूं। ठीक है, तो वो कभी उस परंपरा में उन्होंने बिलीव ही नहीं किया कि वो अपने आप को महाराजा, ऑनरेबल या लॉर्ड कहलवाएं। लेकिन हाँ, क्योंकि राज्यपाल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है, और केंद्र सरकार की बात कर सकते हैं, और कहा भी जाता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो जब राज्यपाल जो अपनी रिकमेंडेशन देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यपाल ही राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करता है स्टेट में, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस वहां पे हो ही जाता है। हाँ, यही वजह है कि पहले अगर इस तरह की बात कही जा रही है, इस तरह की बात निकल करके सामने आ रही है, तो आपने देखा होगा जब 18 मार्च को ये संकट शुरू हुआ है तो उसके बाद राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए थे हरीश रावत को, और इससे पहले कि फ्लोर टेस्ट होता वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। नहीं, उसमें बेसिकली फ्लोर टेस्ट का जो आदेश दिया गया था वो मुझे याद है कि शायद स्पीकर ने वहां पे इस तरह की व्यवस्था रखी थी, लेकिन 31 मार्च को राज्यपाल, अच्छा, राज्यपाल ने दिया था। हाँ, तो उस फ्लोर टेस्ट के होने के पहले ही वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो जो कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी थी, मुझे लगता है कि अगर उसी समय फ्लोर टेस्ट करवा दिया गया होता तो राजनीतिक संकट खत्म हो गया होता, और उत्तराखंड जो आज सबसे ज्यादा विकास की और राहत की राह देख रहा है, तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इन सब चीजों पे फर्क नहीं पड़ता। हम आएंगे, हमें थोड़े से देर के लिए जाना होगा, छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद एक और गेस्ट के साथ हम नमूदार होंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये सर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम उत्तराखंड के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप द्विवेदी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो पहले से बने हुए हैं, लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त स्टूडियो में। हम उनका भी तारुफ करा दें, यानी उनका भी परिचय करा दें। अनुराग सिंह है, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अनुराग सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम क्यों ना, चूंकि संदीप द्विवेदी से हमने बहुत सारे सवालात कर लिए, तो हम सीधे अनुराग सिंह के पास चलें और कुछ है संवैधानिक पहलू को समझने की कोशिश करें। अनुराग सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर वही बात कही जिसके इंडिकेशंस पहले से मिलने शुरू हो गए थे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब सवालात की झड़ी लगाई थी केंद्र सरकार से, तभी से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहां फ्लोर टेस्ट ही होगा। तो आखिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहां हो गई केंद्र सरकार से? देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एसआर बोमई से ही। जी, एसआर बोमई में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात है, यहां तक भी बात सामने में आती है, लेकिन अगर कोई उसका बहुत तथ्यात्मक कोई सत्यापित नहीं हो पा रही है अगर वो चीज, तो फिर फ्लोर टेस्ट गवर्नर के लिए मैंडेटरी है एक तरीके से। इसीलिए मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग वो शब्द प्रयोग किया तो था। मैं मिसअंडरस्टैंडिंग मैं नहीं कह सकता, मैं तो चलूंगा कानूनी पहलू के हिसाब से। और मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में, कहीं ना कहीं जब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी जब फैसला दिया तो ये चीज उसके दिमाग में रही होगी, और ये सारे तथ्यों के बाद फैसला आया। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने नया मोड़ लिया है, इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर भी मुझे लगता है चर्चा करना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि जो 9 लोगों को छोड़ा जा रहा है जी, उसका क्या होगा। कल मान लीजिए, जैसे अरियमा सुंदरम साहब ने ये आज कहा कोर्ट में कि जो 9 लोग हैं उनके भी वोट ले लिए जाएं, वो बताए न जाए पर उनके भी वोट ले लिए जाएं। लेकिन कल को मान लीजिए अगर इन 9 कैंडिडेट्स की योग्यता को घोषित किया जाता है कि ये योग्य हैं, उस परिस्थिति में क्या होगा जी? फिर तो एक संवैधानिक यही चीज समझना है ताकि हमारे दर्शक भी समझ सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि ये डिस्क्वालीफाइड विधायक इसमें शामिल नहीं होंगे, इन पे सुनवाई भी कल होनी है। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? हाँ, यही थोड़ी असमंजस की स्थिति है जो मुझे वकील के तौर पर, मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे लग रहा है कि यदि आपको फ्लोर टेस्ट कराना था तो जिस दिन मुकदमा आया सुप्रीम कोर्ट में उसी दिन आप करा देते, फर्स्ट डे। इतनी देर क्यों ली गई फ्लोर टेस्ट कराने के लिए? और यदि अब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ था तो उस मुकदमे को सिलसिलेवार ढंग से सुनकर के तय कर देना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसको ऊहापोह कह सकते हैं, कानूनी ऊहापोह, जिसमें जी बिल्कुल, जिसमें प्रारंभिक सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसाई व्यू ले रही है कि ठीक है आप फ्लोर टेस्ट कराइए। उसने केंद्र सरकार से कहा कि आप फ्लोर टेस्ट कराएंगे। तो नेचुरल है कि जब भी कोई लिटिगेंट कोर्ट के सामने खड़ा है और कोर्ट का एक रुख देखता है कि वो अगर कराने में इंटरेस्टेड है, तो मुझे लगता है इसी वजह से केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है साहब हम तैयार हैं फ्लोर टेस्ट के लिए। अब दूसरी बात ये निकल के आती है कि जो 9 लोग हैं उनको छोड़ के फ्लोर टेस्ट होगा जी। तो मसला तो इन्हीं 9 लोगों का था जी, ये इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि अगर इन 9 लोगों के बिना होता है तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ये होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब बहस होगी तो इस बात का बहुत ज्यादा घमासान होने वाला है। इसी में एक पहलू भी निकल करके सामने आ रहा है जो समझना चाहेंगे जी, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है 9 बागी विधायकों को लेकर के, तो क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है तो हाई कोर्ट इस पे क्या फैसला ले सकती है? देखिए, हाई कोर्ट इंडिपेंडेंटली फैसला लेगी कि जो फैसला स्पीकर का था इन 9 लोगों के मुतालिक वो सही था या गलत था जी। और आज यही बात सुप्रीम कोर्ट में अरियमा सुंदरम साहब ने कहा कि देखिए इन 9 लोगों के भी वोट आप ले लीजिए, क्योंकि इनकी गुनहगारी तय नहीं हुई है फाइनली जी। भाई या तो ये योग्य है या अयोग्य है, लेकिन अगर मान लीजिए किंचित कल को निकल के आता है कि ये योग्य कैंडिडेट है तो फिर बहुत ही बड़ी संवैधानिक मेरे ख्याल से क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब क्या सोच करके सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो सुप्रीम कोर्ट बेहतर जानती है, मगर निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें फ्लोर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत एक वेलकम स्टेप है। और मगर अगर अनुराग सिंह, चलिए ठीक है, कल सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट में, हो सकता है सुनवाई टल भी जाए जी, अगली कोई तारीख मुकर्रर कर दी जाए जी, और इस बीच में फ्लोर टेस्ट हो जाए, हरीश रावत बहुमत साबित कर दें, उसके बाद जब सुनवाई हो 9 बागी विधायकों को लेकर के फिर हाई कोर्ट आदेश दे दे कि नहीं इनकी अयोग्यता रद्द की जा रही है, यानी ये योग्य हैं और जा सकते हैं असेंबली में, तब सिचुएशन क्या? मैं वही कह रहा हूं कि फिर एक अजीब सी स्थिति पैदा होगी जो कि
कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में चूंकि ये फ्लोर टेस्ट हुआ है तो ये स्थिति फिर सारा मामला वापस सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दीबाजी हो गई है। अगर हम लोग शायद 10 दिन 15 दिन वेट कर लेते, चूंकि राष्ट्रपति शासन वहां है, तो अब प्रश्न यह है कि या तो राष्ट्रपति शासन सही है या गलत है। अच्छा, इसी चीज को और समझना चाहेंगे हम जी, ताकि हमारे दर्शक भी समझते चलें जी कि एक तरफ फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया गया है, दूसरी तरफ वहां राष्ट्रपति शासन भी है और 2 घंटे के लिए राष्ट्रपति शासन हटाया जा रहा है। जरा इसे समझाइए क्या हुआ। देखिए, उस वक्त तो चूंकि अदालत का फैसला आया कि राष्ट्रपति शासन ठीक नहीं है, तो हाईकोर्ट के निर्देशानुसार तो चूंकि बहाल हो गया, जो स्थिति मुकदमे के पहले की स्थिति थी वो बहाल हो गई और उसी प्रकार हरीश रावत सरकार में आगे मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने अपने फैसले लिए जो भी करना हुआ। लेकिन फिर चूंकि अब ये प्रक्रिया है, अब वापस मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि कॉपी नहीं दी गई है पार्टीज को, जो जजमेंट की प्रति थी वो नहीं दी गई है और इसी वजह से प्रारंभिक स्टे लगाया गया फैसले पर, तो फिर से राष्ट्रपति शासन बहाल हो गया। अब बहस के दौरान स्थिति ये उत्पन्न हुई कि फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं हुआ, क्या केंद्र सरकार फ्लोर टेस्ट कराने को राजी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो रही है कि गवर्नर को फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए था और उन्होंने फ्लोर टेस्ट नहीं कराया। आज अगर केंद्र सरकार ये बात मान रही है तो ये गलती तो हुई है, चूक हुई है, और अगर ये चूक हुई है तो ये बहुत गंभीर बात है ये बहुत गंभीर बात है। और मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि 9 लोग किंचित कल को अगर वापस आते हैं तो फिर क्या स्थिति। अच्छा, ये राष्ट्रपति शासन है वहां और फ्लोर टेस्ट में अगर कामयाब हो जाते हैं हरीश रावत तो राष्ट्रपति शासन तो यूं ही खत्म हो जाएगा। भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अगर 9 लोगों के एब्सेंस में फ्लोर टेस्ट होता है और उसमें मेजॉरिटी प्रूव होती है तो फिर तो सरकार नेचुरल है, स्वाभाविक है कि कांग्रेस की दोबारा बनेगी वहां पर। हरीश रावत तो फिर राष्ट्रपति शासन यूं ही खत्म हो जाए। देखिए, इफेक्ट तो यही है, लेकिन अब यही देखना है कि सुप्रीम कोर्ट करती क्या है, क्योंकि अगर ये बात बहाल हो जाती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रही है कि जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो गलत हुआ। फ्लोर टेस्ट का जो आदेश दिया गया है अनुराग सिंह, इसका मतलब ये हुआ है कि आप सरकार में बहुमत में है या नहीं है। अगर बहुमत में है तो सरकार है, और जब सरकार है तो राष्ट्रपति शासन नहीं हो सकता। देखिए, थोड़ा सा हम इसीलिए मैंने एसआर बोम्मई से शुरुआत की थी। इसकी कानूनी पक्ष को यह समझना जरूरी है कि 356 का इस दुरुपयोग हिंदुस्तान में सर्वविदित है, इसमें कोई बहुत छुपी बात, सैकड़ों बात, बहुत लंबा चौड़ा बहुत लंबा इतिहास है जी। और 2005 में जहां, लेकिन एसआर बोम्मई के बाद इसमें थोड़ा सा विराम आया था। 2005 विराम आया था, लेकिन 2005 में झारखंड का आपको याद होगा कि माइनॉरिटी जो थी उसको बुला लिया गया था सरकार के लिए। जी, हाँ, है ना, झारखंड का भी मसला था। तो इस प्रकार की स्थिति होते रहती है जहां पर राजनीतिक, उत्तर प्रदेश में भी ये संकट आया उसके बाद ही। जी, तो इतिहास इस प्रकार का रहा है। लेकिन जो कानूनी स्थिति है वो एकदम स्पष्ट है कि सबसे पहली जो पड़ाव है वो है फ्लोर टेस्ट। गवर्नर को ये देखना है कि हम फ्लोर टेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और फ्लोर टेस्ट करने के बाद गवर्नर को सारे तथ्यों को देखना है कि क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि जिसमें सरकार चलाना बिल्कुल अनावश्यक है या बिल्कुल मुमकिन नहीं है चलाना। उसके बाद फिर बाकी फैसला जो है लिया जाता है। लेकिन उत्तरांचल के मामले में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जल्दी हो गई है सरकार से, और इस जल्दी को अब जो ये फ्लोर टेस्ट का फैसला जो केंद्र सरकार ने माना है, तो कहीं ना कहीं एक कदम तो वो पीछे गई है। हाँ, केंद्र सरकार पीछे बिल्कुल। तो इसलिए मैंने शुरू में पूछा था कि जिस तरह से इंडिकेशंस आने शुरू हो गए थे, इससे लग रहा था कि फ्लोर टेस्ट होगा, यह अंदाजा लगाया जा रहा था। शायद आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा, क्योंकि इस तरह से सवालात किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट से और केंद्र सरकार बैकफुट पे जा रही थी, तो यह अंदाजा लगा जा रहा। बहरहाल, हम थोड़ा सा सियासी पहलू को भी समझते चलें। संदीप द्विवेदी, एक तरफ उत्तराखंड का मसला और दूसरी तरफ आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश में भी कमोबेश इसी तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी और वहां राष्ट्रपति शासन लगा। वहां तो बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था, एक्सट्रीम कह लें तो गलत नहीं होगा, तो वहां बहुत ज्यादा हो गया था। फिर उसके बाद सरकार भी बनी, जो भी हुआ। बहरहाल, ये तमाम मुद्दे इसको लेकर के केंद्र में, यानी कि दिल्ली, केंद्र का मतलब दिल्ली में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने हंगामा किया। तो और दूसरी तरफ अगस्ता वेस्टलैंड का मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जिसमें कांग्रेस घिरती नजर आ रही है और दूसरा ऐसा मुद्दा जिसमें केंद्र सरकार घिरती नजर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो यह कदम उठाया, शुक्रवार को जो प्रोटेस्ट किया है दिल्ली में और सांकेतिक गिरफ्तारी दी है सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वगैरह ने, बड़े 5 नेताओं ने कांग्रेस के, क्या ये बैलेंस करने की कोशिश की गई है, यानी कि अटैकिंग पोजीशन में आ जाओ, डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका है? देखिए, अगर फैज जी आप इस समय
राजनीतिक समीकरण को देखें जी तो 2017 में यूपी इलेक्शन होने हैं जी लोकसभा के बाद अगर सबसे बड़ा इलेक्शन होता है और दूसरी तरफ कहें कि केंद्र की पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्शन होता है वो यूपी का होता है। यूपी से 70 लोकसभा सीटें आती हैं और नहीं यूपी से 80 है लोकसभा यूपी से 80 सॉरी हाँ 80 लोकसभा सीटें आती हैं। 73 तो एनडीए ने जीत ली और अच्छे 71 बीजेपी की। हाँ अच्छे, और उसके अलावा उसमें अच्छी खासी राज्यसभा की सीटें भी आती हैं। जी तो कहीं ना कहीं ये जो 31 है राज्यसभा की सीटें। तो जो कहीं ना कहीं जो सियासत की रस्साकसी है ये कहीं ना कहीं सिर्फ यूपी के इलेक्शन की वजह से गरमाई हुई है। जी कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को फिर से करप्शन में घेरना चाहती है और करप्शन के मुद्दे को बार बार उछालती है, चाहे अगस्टा का मामला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे इस तरह के अन्य मुद्दे हों। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब उस मुद्दे को दबाना है। कहीं ना अगर आप देखो तो जो करप्शन का मुद्दा है वो लोकसभा में कांग्रेस के ऊपर बहुत भारी पड़ा था और देखा भी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बुरी तरीके से साफ भी हो गई। तो उस मुद्दे को अगर दबाना है तो दूसरा मुद्दा इन्हें उठाना पड़ेगा। अर्धशतक भी नहीं बन सका कांग्रेस, अर्धशतक नहीं बन पाया। इवन ये कहिए कि एक मजबूत विपक्ष भी नहीं मिला लोकसभा में हमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये उस मुद्दे को दबाने के लिए ये दूसरा मुद्दा उठाएंगे। तो अब ये राजनीतिक जो नूरा कश्ती है वो जब तक यूपी का इलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक नए दावपेच होंगे, रोज गरमाएगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को घेरेगी करप्शन पे और कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी इनकी असफलताओं पे और जो इस तरह के मुद्दे हैं उस तरह पे। दूसरा अगर आप देखो तो राष्ट्रपति शासन लगाना और स्टेट में सत्ता परिवर्तन हमेशा जो केंद्र सरकार रही है उसने किया है। इंदिरा जी को देखो तो इसके लिए सबसे ज्यादा उनको मास्टर माना गया है। 60 का दशक था, वहीं से शुरुआत है। उसके बाद 50 बार के करीब उन्होंने बदली है, उसके बाद तो हंगामा ही शुरू हुआ। उन्होंने 50 बार के करीब सत्ता परिवर्तन किया है। कितने बार नरसिम्हा राव हुए, मनमोहन सिंह जी हुए, सबने इसका फायदा उठाया है। तो बीजेपी भी उसी तरीके से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो बीजेपी की कैलकुलेशन उतनी सटीक नहीं बैठ रही जितनी सटीक कांग्रेस की कैलकुलेशन बैठती थी। कहीं ना कहीं बीजेपी होमवर्क बहुत अच्छा नहीं कर पाती और उसको बैकफुट पे जाना पड़ता है। जी, ये बड़ा अहम मुद्दा आपने कहा और बड़ी अहम जानकारी दी कि यही बात मैं शुरू में भी कह रहा था, कैलकुलेशन में तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। अंदाज़ा था, एसआर बोमई का मामला था, फिर भी इसके बावजूद केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया। बहरहाल ये केंद्र का मामला था, उसने उठाया। जी अनुराग सिंह, कल 10:30 से 1 बजे के बीच में राष्ट्रपति शासन उठ जाएगा और गवर्नर इंचार्ज होंगे उत्तराखंड की, ये भी बात है, कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह है। अच्छा, ये तो बड़ी अहम जानकारी आपने दे दी, बड़ी अहम जानकारी दे दी। 356 की अगर बात करें, शुरू में जब संविधान निर्माता अंबेडकर ने 356 पे जिक्र किया था तो उन्होंने कहा था कि ऐसा एक कानून बनाया जा रहा है जिसकी आवश्यकता शायद न पड़े, लेकिन आवश्यकता पड़े तो इसका इस्तेमाल भी किया जाए। लेकिन क्या लगता है कि वाकई आवश्यकता पड़ने ही पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, या जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि दुरुपयोग हुआ है? तो अगर इसका दुरुपयोग बार बार हो रहा है तो इससे बचने के रास्ते क्या होने चाहिए? देखिए, राजनीतिक जीवन का एक एस्पेक्ट होता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जी, अब हमारे देश में समस्या यह है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यदि होती है तो वो केवल चुनावों में होती है कि हमें आपकी चीजें पसंद नहीं आई, हमें आप अच्छे नहीं लगे, हमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा तो हमने आपको वोट आउट कर दिया। मगर ये निदान नहीं है, इससे कुछ भी निकल के नहीं आता। ये भय जो है, जिसको हम लोग एंटी इनकम्बेंसी भी कहते हैं अंग्रेजी में, इससे कुछ भी निकल के नहीं आता। अदालत भी, मेरा मानना है कि सख्त तौर पर सफेद या काला कानून नहीं इसमें पारित कर रही है, वो इंडिकेटिव कानून पारित करती है कि ठीक है, अब ये तो इसमें गंभीरता थी, ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं, लेकिन अब चूंकि ये नई सरकार आ गई है तो हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो पुराने कानून हैं उसे हटाया जाएगा, कानून नहीं किया जाएगा। यहाँ कानून की बात नहीं हो रही अच्छा, है। जी, यहाँ बात हो रही है कि 356 पर जो इंटरप्रिटेशन है, मान लीजिए हम लोग एसआर बोमई की बात करते हैं, काफी बड़ा फैसला है, लगभग 300 पौने 300 पेज का फैसला है। अब आप उसमें देखेंगे कि हर बात कही गई है, लेकिन कहीं पे भी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया स्पष्ट रूप से। मान लीजिए जो एड एंड एडवाइस जो गवर्नर को मिलता है, जो राष्ट्रपति को मिलता है आर्टिकल 53 के अंतर्गत, 74 आर्टिकल 74 के अंतर्गत 74(2) स्पेशल क्लॉज है कि कोई भी है उस पर जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती। तो वो एक अलग बात है कि ठीक है, जो राय मिली उस पर जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती, लेकिन क्या जो फैसला लिया गया उसकी भी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी? एक नंबर 2, अगर जुडिशियल स्क्रूटनी होती है तो आप किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करते? आज ये बहुत अच्छा केस है, ये बहुत अपॉर्चून मूवमेंट है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जिम्मेदारी तय करे कि यदि कोई गलत फैसला लिया गया है तो उसमें जिम्मेदारी तय करना बहुत जरूरी है। आप कानून तो बना देंगे, कोई भी कानून, आप एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसीलिए लेके आया गया 10th शेड्यूल में, जो है कि साहब
इससे एमएलएज टूट करके उधर नहीं जाए। तो क्या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया शुक्रवार के दिन यानी आज के दिन वो तशफ़ी बख्श नहीं है? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पे एक वकील होने के नाते सम्मान जरूर करता हूं, पर मैं इत्तेफाक नहीं रखता इस फैसले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे सिचुएशन में मेरे हिसाब से प्रॉपर हियरिंग करके सारी पार्टीज को और उन 9 लोगों को जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है उनकी भी बात सुनकर के फैसला लेना चाहिए था। आपने कल पार्शियल फैसला ले लिया कि ठीक है 10:30 बजे से 1 बजे तक राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा, फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। तो ये जो पीस मील जस्टिस हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। ये मुझे लगता है कि एक सैड ट्रेंड है, ये बहुत सही ट्रेंड नहीं है जी। तो आखिर किस चीज को बुनियाद बना करके ये सब कुछ किया गया है? प्रारंभिक बात प्राइमा फसाई केस जो हम लोग कहते हैं कानूनी भाषा में, कि मुझे प्राथमिक तौर पर यह लग रहा है कि जो केस पिटिशनर्स का है, जो केस केंद्र सरकार का है, उतना मजबूत नहीं है। नहीं तो आखिरकार केंद्र सरकार भी पीछे क्यों जाती, फ्लोर टेस्ट क्यों कराती? अगर फ्लोर टेस्ट कराने की बात थी ही तो ये फिर नौबत ही नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज समझने की है कि देखिए अब तो सब कुछ सामने है, जनता के सामने है, और जनता मुझे लगता है जनता का नुकसान है इसमें। मुझे लगता है कि जनता सबसे ज्यादा समझ रही कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। असल थोड़ा सा पीछे जाएं जी। हाँ, हालांकि थोड़ा सा अजीब सा सवाल होगा, लेकिन हम जानना चाहेंगे के.एम. जोसेफ जिन्होंने इतनी सख्त प्रतिक्रिया दी थी फैसला सुनाते वक्त और बहुत सारी ऐसी बातें कह डाली थी जिसको लेकर के सियासत भी गर्मा गई थी, उनका तबादला कर दिया जाता है। तो क्या ये सामान्य प्रक्रिया थी या कुछ था? नहीं, उनका तबादला देखिए एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको इससे जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस समय 3 या 4 नेम जो चीफ जस्टिसेस हैं आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट में तबादला हुआ है, वो लोग एलिवेट हो रहे हैं, तो एक तरीके से रूटीन ट्रांसफर है। मेरे ख्याल से हम लोग इससे उसको जोड़ कर ना देखें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसा है नहीं जी। ऐसा ये समय हो सकता है 4 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश मेरे ख्याल से 4 लोग आ रहे हैं, वही उसी क्रम में है। इसका इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, इस फैसले से कोई लेना देना, चलिए ठीक है। अनुराग सिंह, आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे भी नजर रखते हैं मुझे पता है, इसलिए क्यों ना थोड़ी सी पॉलिटिक्स की भी बात कर ली जाए। संविधान की तो बात हमने कर ली है, उत्तराखंड की सियासत पे हमने संदीप द्विवेदी से बहुत सारे सवाल किए, आपसे भी कुछ सवाल करना चाहूंगा मैं। हरीश रावत अगर फ्लोर टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं, मैंने पहले इनसे संदीप द्विवेदी से ये सवाल किया था, और ये इनकी सरकार बन जाती है, 2017 में चुनाव होने हैं, किसका फायदा आप देख रहे हैं इसमें? उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार बनने के बाद इलेक्शन 2017 में भविष्य की राजनीति, मैंने संदीप द्विवेदी से पूछा था। मैं संदीप जी की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि भाजपा की गणना कहीं ना कहीं फेल हो रही है जी, और मुझे लगता है कि वाजपेयी जी का बहुत पुराना भाषण है, जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था जी, और मेरे ख्याल से उसके बाद 77 में जब इमरजेंसी खत्म किया गया था, तो यहीं दिल्ली में एक बहुत नामी उनका एक भाषण हुआ था, जिसमें आए और उन्होंने कहा था कि बहुत दिनों के बाद मिले हैं दीवाने जी। तो मुझे लगता है कि आज जो दीवाने भाजपा के हैं वो बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, नहीं तो इस प्रकार की राजनीतिक चूक नहीं होती। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान की जो स्ट्रक्चर है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है जी, बिल्कुल, और दोनों यदि अलग अलग होते हैं तो माना यह जाता है कि दोनों में सामंजस्य बनेगा, तभी अच्छा काम हो पाएगा जी। और हरीश रावत काम कर रहे थे, अच्छा बुरा जो भी काम कर रहे थे, एक राज्य सरकार यदि काम कर रही है तो उसको काम करने देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से चीजें पिछले विगत 2-2.5 महीने में निकल के सामने आई हैं, उससे कहीं ना कहीं ये स्थिति एकदम स्पष्ट है। लेकिन इससे कैसे इनकार किया जा सकता है अनुराग सिंह कि कांग्रेस की अपनी देन है ये? देखिए, कांग्रेस के ही विधायकों ने बगावत की है। देखिए फैज भाई, हम लोगों को इससे परहेज या इस बात से मतलब नहीं रखना चाहिए कि किसकी देन है। जो गलत है वो कांग्रेस के लिए भी गलत है और जो गलत है वो भाजपा के लिए भी गलत है। मान लीजिए कांग्रेस ने गलत परंपरा शुरू की, तो क्या चूंकि भाजपा आज सत्तासीन है तो इसलिए वो गलत फैसले लेगी जो कांग्रेस ने? नहीं, मैं तो वर्तमान संकट की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड में जो संकट पैदा हुआ उसमें कांग्रेस के ही विधायकों ने तो बगावत की, तभी तो शुरुआत हुई। अगर ये बगावत नहीं करते, अगर ऐसा है वित्त विधेयक पे अगर ये खड़े नहीं होते बीजेपी विधायकों के साथ, तो शायद ये नौबत ही ना आती। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। देखिए, सरकार होने का यह मतलब नहीं है कि सब लोग मेरे साथ हो। अगर कोई बात ऐसी थी जिसमें लग रहा था कि जो आपके सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विपक्ष में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं फिर यही फ्लोर टेस्ट की बात रेलेवेंट हो जाती है कि इस पर फिर कांग्रेस को बैठ कर खूबसूरती को क्यों तोड़ा जा रहा है?
इन 9 विधायकों को बगावत के आधार पर डिस्क्वालीफाई क्यों किया जाएगा? अगर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है मेरा यही तो प्रश्न है, और मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मैंने ये बात आपसे कही कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो आज सुंदरम साहब ने कोर्ट में कहा कि उन 9 लोगों को भी मौका देना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस समय हम आपकी बात रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, आपके सबमिशन को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। कानून भी तो है, इसी आधार पर डिस्क्वालीफाई भी किया जा रहा है। दल बदल चीजें एक साथ हैं। दल बदल कानून जो है वो बड़ा डिसीटफुल कानून है, मुझे लगता है। अगर पैसे से 3 लोगों को खरीदा जा सकता है तो 1/3 या 2/3 लोगों को क्यों नहीं खरीदा जा सकता? मेरा तो बहुत सिंपल लॉजिक है। अच्छा, सही बात। अगर उस हिसाब से देखें, पर चूंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी अपहोल्ड हो चुकी है, 2-3 लोगों को खरीदा जा सकता है, थोड़ा सा आसान होता है ये, लेकिन ज्यादा लोगों को खरीदना आप ये देखिए ना कि 9 लोग कितने हैं टोटल स्ट्रेंथ के, 9-27 होता है जी। तो आप ये देखिए ना कि लगभग एक मेजर चंक 1/3 के आसपास तो टूट ही चुकी है कांग्रेस की। 3 विधायक और चाहिए इन्हें, तो 3 विधायक और चाहिए। ये जो दल बदल कानून था, इसीलिए तो ये इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, वरना आसानी से 12 तो हो ही जाते ना। देखिए इम्प्लीमेंट हो रहा है, चाहे कारण अब ये गोल गोल चक्कर है, इसमें जाने में फायदा नहीं है। प्रारंभिक बात ये है, जो मुख्य बात है जी, कि सबसे पहले विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने जी, और वो डिक्लेयर्ड फेस नहीं थे उत्तरांचल के जी, उनको 2 साल के बाद इसीलिए हटना पड़ा। तो ये जो कल्चर है हमारे यहाँ, ये जो संस्कृति है हमारे यहाँ की केंद्र हाई कमांड जो नेता थोपती है राज्य सरकारों पर, ये उसका परिणाम है। आपने किसी को फेस बनाकर हरीश रावत, इसे भी लोकतंत्र की खूबसूरती माना जाए? नहीं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, हाई कमांड की खूबसूरती है। इसमें किसी को भी एयर ड्रॉप आप करते हैं, अंग्रेजी में जो कहते हैं ना एयर ड्रॉप करना, अचानक से एक नाम याद आया, नहीं साहब ये बनेंगे नेता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकल सेंटिमेंट्स को, जो एक स्थानीय जो वहां राजनीतिक माहौल होता है, जहां जो चेहरा होता है, वो कहीं ना कहीं से वो फील करता है कि हमने पूरी राजनीति में, पूरी चुनाव में हमने मेहनत की और ये कोई बाहर का आदमी आ जाता है। चलिए ठीक है, चूंकि हमारे पास वक्त भी कम है, अनुराग सिंह, हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि अगर ये 9 बागी विधायक जिन्हें डिस्क्वालीफाई बरकरार रखा गया हाईकोर्ट के जरिए, डबल बेंच ने तो कर ही दिया था, अगर बरकरार रखा गया तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दरवाजा खटखटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो बिल्कुल आएंगे वो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी दिया था ना इन्होंने, तो वो तो अभी चलेगा, वो इसके साथ पेशी होगी, इसके साथ हियरिंग होगी, वो तो 11 मई को तय होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट के डिसीजन आने के बाद ही हम उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे। अच्छा, इन्हें दोबारा से हाईकोर्ट जाने के लिए बोला था। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा ना कि सीधे आप नहीं आ सकते, आप जो प्रक्रिया, आप अपनी पहले हियरिंग वहां पूरी करिए, फिर आइए हमारे पास। चलिए ठीक है। संदीप द्विवेदी, संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, ये तमाम संकट जो अभी उत्तराखंड में चल रहा है, हालांकि इसका ये नहीं कहा जा सकता कि समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद समाप्त हो जाए 10 तारीख को, जैसा कि आप लोग भी बता रहे हैं कि चांसेस ज्यादा हैं। इसमें सबसे ताकतवर शख्स सियासी नुक्ता नजर से या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की जाए तो कौन निकल कर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें अगर आप ताकत की बात करो तो मैं आपकी पुरानी बात को जरा कंटिन्यू करूं कि 9 विधायक टूट के गए और डिस्क्वालीफाई हुए, जबकि जब ये टूटे थे तो कहा यह जा रहा था कि 12 थे, तो कहीं ना कहीं 3 मैनेज हुए जी, ठीक है। अब अगर वो 3 मैनेज हुए तो कहीं ना कहीं जो दल बदल कानून है उसका यहाँ पे मजाक उड़ाया गया, या कहिए कि जिसकी संभावनाएं थी वही हुआ। दूसरी चीज, अब अगर ये फ्लोर टेस्ट होता है और फ्लोर टेस्ट में हरीश रावत पास हो जाते हैं, इनकी सरकार दोबारा से बन जाती है, तो ये केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि कांग्रेस की पूरी राजनीति में एक दमदार हस्ती बन के उभरेंगे जी। हरीश रावत अच्छा, विजय बहुगुणा बहुगुणा कहीं ना कहीं अब कमजोर होते जा रहे हैं। अच्छा, नुकसान हुआ उनका, काफी नुकसान होगा, और मुझे लगता है कि अब वो शायद बीजेपी में जा सकते हैं। स्टिंग ऑपरेशन के बारे में हरीश रावत ने कहा है कि वो सीबीआई के सामने हाजिर होने को तैयार हैं, समन उनके पास आया है। देखिए, अब ये जो स्टैंडर्ड डिफेंस होता है किसी का भी स्टिंग ऑपरेशन में आने के बाद कि या तो मैं नहीं था या डॉक्टर्ड है, 2 चीजें हैं। तो हरीश रावत ने शायद, जहां तक मुझे लग रहा है कि मीडिया में सार्वजनिक रूप से अपनी प्रेजेंस को तो स्वीकारा है जी। अब वो डिस्प्यूट करेंगे कि उसमें जो बातचीत हो रही है उसका मैं पार्टी या भागीदारी नहीं हूं। हाँ, वो कह रहे हैं ऐसा वो कह रहे हैं, जी बिल्कुल तो स्वाभाविक है, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े उस पर हैं, तो वो इसको डिस्प्यूट करेंगे। पर मुझे लगता है कि अगर हम मोरालिटी के ग्राउंड पे देखें तो हरीश रावत को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अभी तो है ही नहीं, वो मुख्यमंत्री तो हाँ, है तो ही नहीं। उनको बिल्कुल, उनको तो फ्लोर टेस्ट में जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। उनको कहना चाहिए कि चूंकि इस प्रकार की चीज सामने आ गई है, तो जब तक मैं इससे बाहर नहीं आता, मैं फ्लोर टेस्ट पे जाएंगे, कोई और नेता बनेगा, किसी और को मौका दे मुख्यमंत्री बनने का। चलिए
क्योंकि अगर वो जाते हैं फ्लोर टेस्ट पर इसके बावजूद, स्टिंग ऑपरेशन के बावजूद, तो कहीं ना कहीं उंगली उनके ऊपर भी उठेगी। और जो इन्होंने कहा कि 3 मैनेज हुए, 12 से 9 जो हुए हैं, तो ये बात मेरे ख्याल से बहुत प्रासंगिक हो जाती है। शुरू में आप जब नहीं थे तो मैंने कहा था संभावनाएं और आशंकाएं दोनों तरफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शुरुआत से है, ये दोहरी तलवार है, ये दोहरी तलवार है जी, दोहरी तलवार है, शुरू से ये चला रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अब चूंकि हमारे पास वक्त ही नहीं, वक्त इजाजत नहीं देता, वरना सवाल तो बहुत थे, बहुत कुछ जानने का मन कर रहा था। फिलहाल आप लोगों ने इस डिबेट में शिरकत की, अपनी अपनी बातें रखें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप द्विवेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्लोर टेस्ट होना है 10 मई को उत्तराखंड असेंबली में, देखिए क्या होता है। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।